हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया कि डेटा मैनेजमेंट लाइफ साइकिल्स में कौन कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसे हम लोग यूज़ करके अपने जो क्यूबरनेटिस के डिप्लॉयमेंट्स हैं उन्हें और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। उसके अलावा हमने ये भी चेकआउट किया कि हम कैसे एक ईटीसीडी का बैकअप ले सकते हैं, उन्हें कैसे रिस्टोर कर सकते हैं। और बेसिकली हमने ये सारे प्रैक्टिकल्स करके देखे कि जिसमें हमने चेकआउट किया कि रियल टाइम पे हम कैसे क्यूबरनेटिस पे वर्क करते हैं, उसकी लाइफ साइकिल को मैनेज करते हैं और अपने डेटा को सिक्योर बनाते हैं। तो ये अभी तक हम देख चुके हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि स्टेटफुल वर्कलोड्स क्या होता है और स्टेटफुल मैनेज उसे कैसे करता है। तो स्टेटफुल मैनेजर्स स्टेटफुल एप्लीकेशन विद स्टेबल आइडेंटिटीज़। तो जो स्टेटफुल सेट्स होते हैं वो स्टेटफुल एप्लीकेशंस को मैनेज करते हैं विद स्टेबल आइडेंटिटीज़, ओके। जिसके लिए परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम मैनेज करता है उन डेटा को कि अगर पॉड रीस्टार्ट भी हो जाए तो उन स्टेटफुल सेट्स का जो डेटा है वो फिर से रीस्टार्ट होने के बाद उन्हें फिर से मिल सके। इसके जो यूज़ केस आते हैं वो डेटाबेसेस, मैसेज क्यूज, डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज एंड अदर चीज़ में भी यूज़ होते हैं। इसके लिए हमें रिक्वायर होता है केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ स्केलिंग एंड डेटा कंसिस्टेंसी। तो ये था हमारा इसका थ्योरेटिकल पार्ट और कुछ मैनेजिंग फीचर जिसकी वजह से हम इसको चूज़ करते हैं। पर इसका क्या मेन एग्जिस्टेंस क्या है और हम स्टेटफुल सेट्स को क्यों यूज़ करते हैं जब हमारे पास डिप्लॉयमेंट्स हैं। तो चलिए इसको भी पहले समझ लेते हैं, ओके। ओके गाइस, तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट आर स्टेटफुल सेट्स। तो stateful sets are Kubernetes resource that allow us to deploy and manage stateful application। इसका मतलब ये है कि stateful sets सिर्फ stateful applications को मैनेज करने के लिए यूज़ होते हैं। तो चलिए अब आपको ये तो समझ आ गया कि stateful sets का क्या यूज़ है, पर मुझे अभी भी लगता है बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे कि stateful applications क्या होती हैं। तो चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सपोज करते हैं हमारे पास एक एप्लीकेशन है जो कि हर वक्त सबसे पहले अपने स्टेट को चेक करती है। अगर उसका स्टेट ड्राई पे है देन वो ड्राई ऑपरेशंस रन करती है, रनिंग पे है तो रनिंग पे ऑपरेशंस चेक करती है एंड देन इस हिसाब से। बट अब वो इस स्टेट्स को चेक कहाँ से करेगी? उसको चेक करने के लिए किसी डेटाबेस की ज़रूरत होगी। तो वो डेटाबेस उसके अंदर स्टोर्ड होगा, मीन्स वो उस पर डिपेंडेंट है, ओके। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वो उस पर डिपेंडेंट है। तो अगर कोई भी एप्लीकेशन जो किसी डेटाबेस या किसी एप्लीकेशन हार्डवेयर या किसी मैसेज ब्रोकर इस पर डिपेंड होती है तो हम उसे स्टेटफुल एप्लीकेशंस कहते हैं, मींस वो किसी स्टेट के लिए डिपेंडेंट है। उसी तरीके से अगर हम किसी स्टेटलेस एप्लीकेशन की बात करें, सपोज करें हम अगर वेब पे कोई स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारी स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग में हमने सारी यहाँ फाइल्स अपलोड कर देते हैं एंड देन वो हमारे इंटरनेट पे सर्व हो रही है। इसमें हमें कोई भी डेटाबेस या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा जो फाइल्स है सिर्फ वो चली जाती हैं, उसके अलावा हमारे कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होती है। तो ये होती है बेसिकली स्टेटलेस एप्लीकेशन जिसमें कोई भी डेटाबेस, मैसेज ब्रोकर या डिपेंडेंसीज इनकी ज़रूरत नहीं होती है। तो ये होता है बेसिकली स्टेटफुल एप्लीकेशन तो स्टेटलेस एप्लीकेशन। पर अब हमें ये समझना है कि हम डिप्लॉयमेंट की मदद से इन स्टेटफुल एप्लीकेशंस को क्यों नहीं डिप्लॉय कर सकते हैं, उसके लिए स्टेटफुल सेट्स का होना क्यों ज़रूरी है। तो इससे पहले हम डिप्लॉयमेंट की स्ट्रैटेजीज को देखते हैं, ओके। तो सपोज करते हैं ये हमारा एक डिप्लॉयमेंट, ठीक है, जिसमें मैंने एक अपना वेब ऐप डिप्लॉय किया है और हाई अवेलेबिलिटी के लिए मैंने उसके 3 रेप्लिकास बना रखे हैं, ठीक है। तो ये मेरे वेब ऐप के 3 पॉड्स चल रहे हैं। उसी तरीके से मैंने इसी डिप्लॉयमेंट को यूज़ करके एक माई एसक्यूएल का पॉड भी डिप्लॉय किया है और उसकी हाई अवेलेबिलिटी के लिए भी मैंने उसके 3 पॉड्स डिप्लॉय कर रखे हैं, ठीक है। तो ये हमारे 3 माई एसक्यूएल के पॉड्स चल रहे हैं और ऊपर हमारे 3 एप्लीकेशन के पॉड्स चल रहे हैं, ठीक है। अब सपोज करते हैं कि हमारा एक एप्लीकेशन इसमें एक रीड ऑपरेशन, राइट ऑपरेशन ये सब करना चाहता है, ठीक है। तो हमने जिसके अभी तक समझा कि अगर किसी एक पॉड को दूसरे पॉड से कम्युनिकेट करना हो या कुछ भी करना हो तो उसके लिए हमें एक सर्विस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरी सर्विस आ चुकी है, मैं इसको थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूँ, ठीक है। अब सपोज करते हैं हमारा एक पॉड है, ठीक है। मैं इसको एक माइथोलॉजिकल नेमिंग दे रहा हूँ, एक्चुअल में ये नेमिंग नहीं होती है। तो सपोज करते हैं मेरा जो पॉड 2 है ये यहाँ पे एक राइट ऑपरेशन करना चाहता है, ठीक है। तो ये इस सर्विस के थ्रू इस डेटाबेस में एक राइट ऑपरेशन करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे राइट लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसने ये राइट ऑपरेशन इस डेटाबेस पे कर रखा है। अब सपोज करते हैं किसी एक पॉइंट के बाद इसको रीड ऑपरेशन करना है, मींस इसको जो इसने डेटा राइट किया उसको रीड करना है। पर आपको पता ही होगा कि जो सर्विस होती है वो एक रैंडम फॉर्म में किसी भी डेटाबेस के पॉड में डाल सकती है। मींस सपोज करें कि आपके जानते हैं कि पॉड की जो आईपीज होती हैं वो स्टैटिक नहीं होती हैं, मींस वो चेंज होती रहती हैं एज पर रीस्टार्ट या उसमें कोई चेंजमेंट। तो उस हिसाब से जो सर्विस होती है वो उनको
अपने सर्विस डीएनएस के अंदर जो पूल होता है उसके अंदर जितने भी डेटाबेसेस हैं उनमें से कोई एक रैंडम उठा के उसमें राइट करती है एंड उसी से फेच करती है। अब सपोज करें जब आप रीड ऑपरेशन करना चाहते हैं तब रैंडम में उसने इसे चूज किया और इसके बाद अब वो आपको यहाँ पे रीड के लिए ट्राई कर रहा है, बट क्योंकि आपने तो इसमें कोई डेटा डाल ही नहीं रखा है ये हमारे इस वाले पॉड में, तो इसमें आपको आएगा एरर। ठीक है, क्योंकि ये एरर इसलिए आया क्योंकि आपका जो कोई भी ऐसा कोई सेंट्रल पॉड या कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको मैनेज कर सके किस में आपको राइट करना है या किस में आपको रीड करना है। यहाँ पे एक रैंडम वे चल रहा है डिप्लॉयमेंट में। मीन जो सर्विस होती है वो हाई अवेलेबिलिटी या किसी भी मेजर्स में अपने आप से खुद चूज करती है कि उसे कौन सा पॉड चूज करना है और उस हिसाब से राइट या रीड करती है। अब सपोज करते हैं, ठीक है, तो अब सपोज करते हैं कि किसी एक इंस्टांस पे पॉड 3 रीड ऑपरेशन करता है, ठीक है, जबकि पॉड 3 ने कोई भी राइट ऑपरेशन नहीं कर रखा है। पर अगर उसका पॉड 3 का ये रीड ऑपरेशन इसके पास जाता है तो उसको रिजल्ट मिलेगा, जबकि पॉड 3 ने कोई भी राइट नहीं कर रखा है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं इन डिप्लॉयमेंट्स, मीन्स कि किसको कब राइट करना है कब रीड करना है, इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन रहती है। तो जिस वजह से ये चीज़ है, पर अब हम चाहते क्या हैं उसको समझते हैं। तो जो हमारी वांट है वो कुछ इस तरीके से है कि हम चाहते हैं कि एक सर्विस हो, उसके बाद एक सेंट्रल पॉड हो। मीन्स ये सेंट्रल पॉड में हम जो भी डेटा है उसे राइट करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे इस डेटा को राइट कर रहे हैं। ओके, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, हम यहाँ इस डेटा को राइट कर रहे हैं और ये जो डेटा है ये यहाँ से क्लोन्ड हो रखा होगा। तो मैं अगर यहाँ पे बताऊँ तो हमारे जो ये पॉड है ये यहाँ से क्लोन्ड हो रखे होंगे पहले से। ठीक है, अब यहाँ पे क्लोनिंग होने के बाद यहाँ पे एक चल रहा होगा अपडेशन। मीन्स ये एक स्पेसिफाइड टाइम पे अपने आप को सेंट्रल पॉड डेटा से अपडेट कर रहे हैं। अब अगर होता क्या है कि जब हम सेंट्रल पॉड में कोई डेटा राइट करते हैं, ठीक है, तो वो जो डेटा यहाँ राइट हुआ है वो सिमिलर तरीके से इस पॉड में भी और इस पॉड में भी राइट हो जाता है। अब किसी केस में अगर इसका हमारा स्टोरेज फुल भी हो जाता है तो हम इस डेटा को यहाँ डिलीट कर देंगे, पर हमारा वो जो डेटा है वो यहाँ पे और यहाँ पे अवेलेबल है। अब जब भी कोई राइट और रीड ऑपरेशन के लिए इसके पास आएगा कि उसे यहाँ से डेटा फेच करना होगा, तो वो जो सेंट्रल पॉड होगा वो यहाँ से डेटा को फेच करने के बाद इसको यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारी वांट है। पर इस वांट में हमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि किसी भी पॉड के पास कोई स्टैटिक आईपी नहीं होती है, तो वो इससे कैसे कम्युनिकेट करेगा? बेसिकली हमें इसके लिए भी सर्विस डिप्लॉय करनी पड़ेगी, बट वो एक टिपिकल वे होगा, क्योंकि अगर आप मल्टीपल पॉड्स ले लें, सपोज करें हम अगर इसे एक प्रोडक्शन ले लें तो हमारे वहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ पॉड्स होंगे। तो अगर हम हर 2 पॉड्स के बीच में एक सर्विस डिप्लॉय करने लगे तो हमें इसमें बहुत दिक्कत होगी। और इसमें कोई भी पॉड्स में डीएनएस भी नहीं होता। हमने ये पढ़ा था कि जो डोमेन नेम सिस्टम होता है वो एक सर्विस को प्रोवाइड होता है, ना कि एक पॉड को। तो जो ये हमारी वांट है ये पूरी नहीं हो पा रही है क्योंकि हम अभी यूज़ कर रहे हैं डिप्लॉयमेंट्स की मदद। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हमारी जो अभी स्ट्रैटेजी चल रही है ये चल रही है डिप्लॉयमेंट की, जिसमें क्योंकि कोई स्टैटिक आईपी नहीं है ये, तो 2 पॉड्स अपने आप में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे और रीड राइट के लिए एक सेंट्रल पॉड ऐसी सर्विस नहीं हो पा रही है। तो इसमें स्टेटफुल सेट्स ने कैसे मदद किया अब ये समझते हैं। तो चलिए बात करते हैं स्टेटफुल सेट्स की। तो स्टेटफुल सेट्स का जो बिहेवियर होता है वो डिप्लॉयमेंट से काफ़ी डिफरेंट होता है। सपोज करें कि अगर आपने एक वेब ऐप नाम का एक पॉड बनाया, ठीक है, और उसमें आपने रेप्लिकास को 3 मेंशन किया, तो जब भी आप उसके रेप्लिकास को 3 मेंशन करेंगे तो सबसे पहली चीज़ उसको एक खुद का डीएनएस मिलता है, मींस डोमेन नेम सिस्टम, जो कि कुछ इस तरीके से होता है कि अगर आपने स्टेटफुल सेट्स को वेब ऐप के नाम से बना रखा है तो आपके जो पॉड्स होंगे वो फर्स्ट पॉड होगा वेब ऐप 0, देन वेब ऐप 1, देन वेब ऐप 2। मीन्स उसकी जो काउंटिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। उसके बाद जो उसके क्रिएशन होते हैं वो 1 बाय 1 होते हैं। जैसे कि हमने देखा कि डिप्लॉयमेंट्स में जब भी आप कोई डिप्लॉयमेंट करने जाते हैं और आप उसको kubectl अप्लाई उस फाइल को करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब आप kget पॉड्स करते हैं तो आपको एक बार में 4 पॉड्स कंटेनर क्रिएटिंग स्टेट में दिखते हैं, देन उसके बाद थोड़ी देर बाद वो रनिंग स्टेट में आ जाते हैं। तो ये वे होता है कि डिप्लॉयमेंट जो क्या करता है, डिप्लॉयमेंट जब भी कोई पॉड्स को क्रिएट करता है तो वो एक बार में ही सारे पॉड्स को करता है। मीन्स कि अगर मैं मानूं कि मैं 4 पॉड बनाना चाहता हूं तो डिप्लॉयमेंट उन चारों पॉड्स को एक साथ बनाता है। पर ये चीज़ हमारी यहाँ पे वैलिड नहीं होती है। जो हमारा स्टेटफुल सेट होता है वो सबसे पहले एक वेब ऐप 0 को बनाएगा, जब वो सक्सेसफुली रनिंग स्टेट में आ जाएगा देन वो वेब ऐप 1 को बनाएगा एंड देन उस रनिंग के बाद वेब ऐप 2 को बनाएगा। तो कुछ इस स्ट्रैटेजी से वर्क करता है। सिमिलरली जब आप किसी स्टेटफुल सेट्स में पॉड को डिलीट भी करते हैं तो सिमिलर तरीके से पहले वेब ऐप 2 डिलीट होगा, देन वेब ऐप 1 एंड देन सिमिलर इसी तरीके से ये सब। तो ये होता है एक स्टेटफुल के नेचर, जिसमें आपको 2 एडवांटेजेस सबसे पहले मिलती है। सबसे पहला कि उसमें एक डीएनएस सिस्टम मिल जाता है,
और उसके अलावा उसमें एक 1 by 1 या आप कह सकते हैं ऑर्डरिंग डिलीशन एंड ओके मैं इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ, ऑर्डरिंग डिलीशन एंड क्रिएशन होता है, ठीक है, एंड क्रिएशन। तो ये इसके कुछ एडवांटेज है। अब हम समझते हैं कि हम जो सिनेरियो लेके चल रहे थे ये उसमें कैसे हेल्प करता है। तो सपोज करते हैं कि हमने इसी स्टेटफुल सेट एप्लीकेशन की मदद से एक डेटाबेस भी डिप्लॉय किया। तो मैं इसको यहाँ लेके आ जाता हूँ, ठीक है। तो हमने इस डेटाबेस से इस स्टेटफुल सेट में एक डेटाबेस भी माइस्क्यूएल का डिप्लॉय किया, ठीक। अब इसमें होगा क्या कि सपोज करें हमने एक डेटाबेस सबसे पहले जो डिप्लॉय किया वो एज अ सेंट्रल पॉड माना जाएगा। क्यों? क्योंकि हम उसमें जो नेम होगा, सपोज करें हम अगर इसको इनिशियल वे में लें तो सबसे पहले जो पॉड क्रिएट हुआ होगा वो हुआ होगा माइस्क्यूएल 0, ठीक है। जब उसके सक्सेसफुली क्रिएट हो जाने के बाद माइस्क्यूएल 1 क्रिएट हो रहा होगा तो हम उसमें एक कमांड लिख देंगे विच इज सेंट्रल होस्ट नेम, ठीक है। तो हम उसके सेंट्रल होस्ट नेम में MySQL 0 को मेंशन कर देंगे। मींस कि जो हमारा पहला पॉड होगा वो उन सब का सेंट्रल होस्ट नेम होगा। तो जो MySQL 1 होगा उसमें जो सेंट्रल होस्ट नेम होगा वो MySQL 0 होगा। इसी तरीके से जब हम किसी MySQL 2 को क्रिएट करेंगे रेप्लिकास को इंक्रीज करके तो उसमें भी जो सेंट्रल होस्ट नेम होगा वो MySQL 0 होगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखिए, अगर हम सभी में MySQL 0 को होस्ट नेम कर देते हैं तो जो सेम डेटा होगा वो बार बार क्लोन होगा। अब सपोज करते हैं जो इसमें डेटा है, तो मैं पेंसिल ले लेता हूँ, जो इसमें डेटा है वही इसमें है और वही इसमें है, तो इतनी ज़्यादा हमें नीड नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके लिए रीडायरेक्शनल यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, हम इस डेटा को जो हमारे सेंट्रल पॉट पे है MySQL 0 पे, हम उसको MySQL 1 पे क्लोन करेंगे और उसमें एक क्वेरी डाल देंगे कि आपको हर मिनट पे चेक करते रहना पड़ेगा। अगर यहाँ कोई अपडेट हो रहा है कोई भी चीज़ का तो आप उसके अंदर यहाँ अपडेट करें। बट हम MySQL 2 में जो इसकी प्रीवियस MySQL पॉड है उससे डेटा क्लोन करने को कहेंगे। मीन्स हम उससे कहेंगे कि आपके जो प्रीवियस डेटा है आप उससे डेटा क्लोन करें, बट अपडेशन के लिए आप सेंट्रल पॉड के पास जाएं। तो इससे क्या होगा, जो डेटा इसके पास होगा MySQL 1 के पास वो MySQL 2 के पास भी होगा, पर ये अपडेशन के लिए सेंट्रल पॉड पे जाएगा। तो अब अगर इस सिनेरियो पे लेके चलते हैं फिर से, तो सपोज करें वेब ऐप ने एक राइट डेटा सेंट्रल पॉड पे किया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, वेब ऐप ने एक राइट डेटा किया, ठीक है। अब जो उसने यहाँ राइट किया वो वेब MySQL 1 पे भी जाएगा, MySQL 2 पे भी। इससे हमें हाई डेटा अवेलेबिलिटी मिलती है, क्योंकि अगर MySQL 1 क्रैश भी हो जाता है तो जो ये क्लोनिंग होगी वो इस पे मैच हो जाएगी। अब अगर वो रीड पे आएगा, सपोज करते हैं अब किसी मेरे वेब ऐप 0 ने एक रीड ऑपरेशन किया, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रीड ऑपरेशन। अब उस रीड ऑपरेशन भी हमारे सेंट्रल पॉड से होके जाएगा, तो उसमें जो भी वो रीड करना होगा अगर उसके पास वो अवेलेबल नहीं होगा तो वो MySQL 1 से पूछेगा। अगर वो MySQL 1 के पास अवेलेबल नहीं होगा तो वो MySQL 2 से पूछेगा। इस तरीके से हमारे सारे पॉड एक दूसरे से लिंक्ड हैं, और क्योंकि उनके पास एक DNS नेम सिस्टम है तो वो एक दूसरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और ये जो हमारा स्टेटफुल एप्लीकेशन है जिसमें हमें हमेशा डेटाबेस की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें जो क्वेरी करनी है उसको हमें फेच भी करना रहता है और उसमें राइट भी करना रहता है, ये इस सेंट्रल पॉड से सॉल्व भी होता है। तो ये बेसिकली मदद थी एक स्टेटफुल सेट की, जिसकी मदद से स्टेटफुल एप्लीकेशन आज बहुत अच्छी तरीके से काम कर पा रही हैं। आप जो भी वेबसाइट यूज़ करते हैं, चाहे वो अमेज़ॉन हो, फ्लिपकार्ट हो या कोई भी हो, उसमें हमेशा एक डेटाबेस की ज़रूरत होती है, और उसमें कैसे स्टेट्स को मैनेज किया जाता है ये एक उसका रियल टाइम एग्जांपल है। तो चलिए अब समझते हैं कि इसकी थ्योरी में क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग स्टेटफुल एप्लीकेशन। अ स्टेटफुल एप्लीकेशन इज एन एप्लीकेशन दैट रिक्वायर्स persistent स्टोरेज एंड मेंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट पास्ट इंटरेक्शन, इनेबलिंग इट टू रिज्यूम ऑपरेशंस विद कंटिन्यूटी। जैसे कि हमने समझा कि स्टेटफुल एप्लीकेशन को अपने रिक्वायर होता है परसिस्टेंट स्टोरेज का, इंफॉर्मेशन का, ताकि वो अपने पास्ट के क्वेरीज को, डेटा को या कुछ भी ट्रांसफरिंग हो रहा हो उसको मैनेज कर सके। Unlike stateless application which do not require session data between request, stateful application rely on durable data storage to retain state across restart and failure। जैसे कि हमने अभी समझा कि अगर जो हमने स्टेटलेस एप्लीकेशन देखा, उसमें अगर हमारा कोई भी दिक्कत आती है तो हमारे पास जो फाइल्स पड़ी रहती है हम उसी को डायरेक्ट अप्लाई करके स्टेटलेस एप्लीकेशन में उसको वेब पे डिप्लॉय कर सकते हैं। पर अब सपोज करें कि अगर स्टेटफुल डेटा पे हमारा जो पॉड क्रैश हुआ, अगर हमारा डेटाबेस उसी के अंदर हो, अगर वो क्रैश हो जाता है तो उसमें हमारा फिर कोई भी रिकवरी का वे नहीं रहेगा, जिस वजह से उसकी जो भी स्टेट है वो हम कभी भी पता नहीं कर पाएंगे। जिस वजह से जो स्टेटफुल एप्लीकेशंस होते हैं उन्हें ड्यूरेबल बनाने के लिए हम ऐसे स्टेटफुल सेट्स का यूज़ करते हैं, ताकि हम उसके डेटाबेस को अलग रख सकें, और जब भी कोई पॉड रीस्टार्ट या डिलीट हो तो परसिस्टेंट स्टोरेज या वॉल्यूम्स की मदद से हम उसको फिर से रिट्रीव कर सकें। तो
तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं स्टेटफुल एप्लीकेशंस की, वो होती हैं कि उन्हें रिक्वायर होता है एक परसिस्टेंट स्टोरेज की, जैसे कि डेटाबेस या डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज सिस्टम। उन्हें एक सेशन रिलेटेड डेटाबेस की भी ज़रूरत होती है, मीन्स कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि स्टेटफुल जो एप्लीकेशन है उसमें हर कोई जाके एक्सेस कर सके। उसके लिए एक यूज़र ऑथेंटिकेशन, कैश रिजल्ट या कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत होती है। इसमें एक ऑर्डर, स्टार्टअप और टर्मिनेशन की ज़रूरत होती है। जैसे कि हमने भी इस एग्जांपल में समझा कि सपोज़ करें कि अगर मैं यहाँ पे मेरे पे रिक्वायरमेंट्स कम हो गई, ठीक है, तो मेरे को एक माइस्क्यूएल डेटाबेस को डिलीट करना है। तो अगर मैं डायरेक्ट माइस्क्यूएल 0 को डिलीट कर दूंगा तो मेरा जो सेंट्रल पॉड है वही क्रैश हो जाएगा, जिसकी वजह से अब जो ये स्टेटफुल एप्लीकेशन है ये वर्क नहीं कर पाएगी। तो इसके लिए जो इसमें ऑर्डरिंग सिस्टम होता है, जिसकी स्टेटफुल सेट में मैंने आपको बताया, वो कुछ इस तरीके का होता है कि आपका जो डेटा है वो सबसे जो लास्ट वाला है वो पहले डिलीट हो गया। तो सपोज करते हैं इस केस में MySQL 2 सबसे पहले डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि MySQL 2 डिलीट हो चुका है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारे पास MySQL 1 है जिसके पास वो डेटा है, जिसकी मदद से अभी भी सेंट्रल पॉड रिट्रीव या राइट कर सकता है। तो आप देख सकते हैं इसका ये एडवांटेज होता है ऑर्डरिंग का, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है नीड ऑर्डर, स्टार्टअप एंड टर्मिनेशन टू एंश्योर डेटा कंसिस्टेंसी। और हमें एक स्टेबल नेटवर्क आइडेंटिटीज़ की ज़रूरत होती है अक्रॉस नोड्स। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि आप डेटाबेसिस में MySQL, PostgreSQL या MongoDB यूज़ कर सकते हैं। मैसेज ब्रोकर्स में आप Kafka, RabbitMQ यूज़ कर सकते हैं। Kafka एक बहुत ही ज़्यादा प्रचलित टूल है जो कि आजकल बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज में यूज़ भी किया जाता है। इसके अलावा आप डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन में Zookeeper या Elasticsearch भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा स्टेटफुल एप्लीकेशन। अब जो स्टेटफुल सेट्स होते हैं, जो कि रिसोर्स होता है कुबरनेटिस में, वो डिज़ाइन किया गया है ताकि इन सभी रिक्वायरमेंट्स को जो कि स्टेटफुल एप्लीकेशंस में होते हैं उसे अच्छी तरीके से इंश्योर कर सके और हर एक पॉड को उसका यूनिक एंड स्टेबल आइडेंटिटी और परसिस्टेंट स्टोरेज प्रोवाइड कर सके। जो की फीचर्स होते हैं स्टेटफुल सेट्स के, वो होते हैं एक स्टेबल नेटवर्क आइडेंटिटी, मींस हम एक हर पॉड को एक यूनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसका होस्ट नेम देते हैं जिसकी मदद से वो एक दूसरे पॉड से कम्युनिकेट कर सके। एक ऑर्डर, डिप्लॉयमेंट और स्केलिंग होती है जिसकी मदद से पॉड्स जो क्रिएट होते हैं, डिप्लॉय होते हैं या डिलीट होते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। जो परसिस्टेंट स्टोरेज होता है उसके लिए हम PVC यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने अभी पढ़ा भी था PVC में, जिसमें हम EBS के थ्रू या किसी भी क्लाउड स्टोरेज के थ्रू हम उसमें डिप्लॉय कर सकते हैं, ताकि हमारा अगर एक पल पे पॉड भी डिलीट हो जाता है तो हमारे बाकी की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेफ रहे। कंसिस्टेंट पॉड नेमिंग हमें प्रोवाइड की जाती है ताकि पॉड्स की जो नेमिंग है वो सीक्वेंशियल हो, मींस 0 से स्टार्ट हो एंड जितने भी आप n नंबर्स प्रोवाइड करें उससे हो, ताकि एक आइडेंटिटी अक्रॉस रीस्टार्ट बनी रहे। अगर आप किसी पॉड को रीस्टार्ट भी करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ जिसकी मैं बताना चाहूँगा, अगर आप इस पे अगर किसी पॉड को रीस्टार्ट या डिलीट करके फिर से ही बनाते हैं, सपोज करें आपने इस पॉड को डिलीट कर दिया, ठीक है। अब आप अगर इस पॉड को फिर से ही बनाते हैं तो आपका जो नेमिंग है वो सेम रहेगा, मींस अगर अब आप फिर से कोई पॉड बनाएंगे तो उसको वेब ऐप 2 ही मिलेगा, वेब ऐप 3 या 4 नहीं मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पे एक स्टेबल नेमिंग होती है कि अगर आप किसी एग्जिस्टिंग पॉड को डिलीट करते हैं, रीस्टार्ट भी करते हैं, तो आपकी जो नेमिंग होती है वो स्टेबल रहती है, जिस वजह से अगर आपने उसको कहीं मैप भी कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये होती है एक एडवांटेज ऑफ कंसिस्टेंट पॉड नेमिंग। इसके अलावा ग्रेसफुल पॉड टर्मिनेशन भी होता है, जिसके मैंने आपको बताया कि पहले 2 डिलीट होता है, देन 1, देन 0। और ये हमारा एक एग्जांपल है स्टेटफुल सेट एप्लीकेशन का, जिसमें हमने बताया कि काइंड बेसिकली स्टेटफुल सेट होगा, वो API वर्जन एक ऐप्स ग्रुप में आता है। फिर हमने यहाँ पे एक सर्विस नेम डिफाइन कर रखा है, उसके रेप्लिकास, और हमने मैच लेबल्स में माई स्टेटफुल ऐप मेंशन कर रखा है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक टेम्पलेट दी हुई है जिसमें हमने मेटा डेटा, उसके स्पेक और कौन सा नेम इमेज है, उसके बाद हमने यहाँ पे एक वॉल्यूम माउंट कर रखा है। जैसे कि मैंने बताया स्टेटफुल सेट्स में वॉल्यूम माउंट करना इस कंपलसरी, क्योंकि बिना वॉल्यूम के वो स्टेट को मैनेज कैसे कर पाएगा, जिस वजह से यहाँ पे वॉल्यूम माउंट्स बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हमने वॉल्यूम माउंट्स के लिए यहाँ पे PVC का यूज़ किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने पहले वॉल्यूम क्लेम किया टेम्पलेट्स की, उसके बाद हमने उसको यहाँ पे एक्सेस मोड दिए, रीड राइट वंस, और जितनी भी स्टोरेज चाहिए वो हमने प्रोवाइड किया और उसको हमने यहाँ माउंट किया है। बाकी जो हमने डिफरेंस अभी समझा वो ये कि जो स्टेटफुल सेट्स होते हैं वो बेसिकली स्टेटफुल एप्लीकेशन के लिए यूज़ होते हैं, वहीं डिप्लॉयमेंट्स हमारे स्टेटलेस एप्लीकेशन जैसे वेब सर्वर, API, माइक्रो सर्विसेज, वहीं डेटाबेस, मैसेज ब्रोकर की जगह स्टेटफुल एप्लीकेशन जिसके लिए स्टेटफुल्स यूज़ होते हैं। हर पॉड के पास एक अपनी यूनिक होस्ट नेम होता है, जबकि यहाँ पे ऐसा कोई भी यूनिक होस्ट नेम नहीं होता है, सिर्फ IPs होती है जो भी हमेशा चेंज होती रहती हैं।
स्टेटफुल सेट्स में हम पीवीसी को एज अ यूज़ करते हैं फॉर डेटा परसिस्टेंट, लेकिन डिप्लॉयमेंट्स में हम एफएमएल स्टोरेज को यूज़ करते हैं, जो कि एक इस तरह की स्टोरेज होती है जिसमें अगर आपका पॉड रीस्टार्ट डिलीट कुछ भी हो जाए तो आपका जो डेटा है वो फिर से रिट्रीव नहीं हो सकता अगर आप पीवीसी यूज़ नहीं कर रहे हैं इन डिप्लॉयमेंट। जो हमारी स्केलिंग टेक्निक होती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि हमारी जो ऑर्डरिंग होती है वो जीरो स्टार्ट होती है एंड देन एन नंबर्स पे एंड होती है, पर हमारा जो डिप्लॉयमेंट होता है उसमें रैंडमली होती है, मीन्स उसमें कोई भी ऐसा डिफाइंड स्टेज नहीं होता है जिसमें कि आपकी नंबरिंग ये रहेगी ये आई पे रहेगी, इसमें रैंडम्स होते हैं। इसके जो नेटवर्किंग के नेम्स होते हैं वो स्टेबल नेम्स होते हैं, जिसके मैंने आपको बताया कि अगर आपने एक स्टेटफुल सेट बनाया वेब ऐप नाम से तो आपके जो पॉड होंगे वो वेब ऐप 0, वेब ऐप 1, वेब ऐप 2 इस तरीके से होंगे। पर जो हमारे डिप्लॉयमेंट्स होते हैं उसमें रैंडम नेम असाइन किए जाते हैं। इसके अलावा इसमें रोलिंग अपडेट्स भी सीक्वेंशियल तरीके से हैपन होता है। बेसिकली अगर आप कोई भी अपडेट करेंगे तो सबसे पहले वो पॉड 0 पे होगा, देन पॉड 1 पे, देन 2 पे, बट इसमें ये पैरेलल बेस में सब में एक साथ होता है। अगर हम पॉड टर्मिनेशन भी करें तो वो भी वो रिवर्स ऑर्डर में होता है, बट इसमें वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा एक डिफरेंस था कि स्टेटफुल सेट्स कब यूज़ करने चाहिए कब नहीं, बट हमें दोनों को कब यूज़ करना है हम ये भी समझ लेते हैं। तो जो एप्लीकेशन स्टेबल आइडेंटिटीज जैसे कि डेटाबेस, ज़ूकीपर या काफका जैसी चीज़ों को रिक्वायर करती हैं तो उस जगह पे आपको स्टेटफुल सेट्स यूज़ करनी चाहिए। पर बहुत सी ऐसी एप्लीकेशंस भी होती हैं जहाँ पे स्टेट्स की ज़रूरत नहीं होती, जिसकी हमने अभी बात की थी क्यूबरनेटिस में बहुत से एप्लीकेशंस में, जिसमें हमें स्टेट नहीं देखना था, हमें ये देखना था वो कितनी जल्दी डिप्लॉय हो सकती हैं। तो जब आपको फास्ट, स्केलेबल और रिप्लेसेबल पॉट्स की या रोलिंग अपडेट की ज़रूरत हो तब आप डिप्लॉयमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, तो ये उसमें बहुत हेल्पफुल करती हैं। तो ये था हमारा बेसिकली स्टेटफुल एप्लीकेशन, स्टेटफुल सेट्स, उनका क्या डिफरेंस है डिप्लॉयमेंट के साथ, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे आगे कोर्स में क्या बात है। तो ये हमने समझा कि स्टेटफुल सेट्स और डिप्लॉयमेंट्स में क्या डिफरेंस होता है, हमें दोनों को कब यूज़ करना होता है और किन किन केसेस में इन दोनों का प्रयोग होता है। इसके अलावा जो हैंडलिंग वर्कलोड्स होता है उसमें भी स्टेटफुल काफ़ी हेल्पफुल होता है। जैसे कि हमने पहले भी समझा था कि डायनेमिक प्रोविजनिंग या स्टोरेज क्लासेस, जब भी हमको कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है तो हम जनरली पब्लिक क्लाउडेड की जो स्टोरेज होती है उनको यूज़ करते हैं। इस जगह पे स्टेटफुल वर्कलोड्स बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, जहाँ डिप्लॉयमेंट्स में हमें उसमें जो ईबीएस होता है या वो होता है वो मेंशनिंग करनी रहती है, वहीं यहाँ पे सिर्फ एक स्टेटफुल सेट्स में ईबीएस मेंशन करने से ही वो समझ जाता है कि हमें एडब्ल्यूएस से ये पुट करना है। भले ही हमें उसमें एडब्ल्यूएस की एक्सेस कीज पुट करनी होती है, बट इसके अलावा जो स्टेटफुल सेट्स होते हैं वो ज़्यादा ही इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं टू दीज टाइप्स ऑफ डायनेमिक प्रोविजनिंग। इसके अलावा डेटा लोकेलिटी एंड अवेलेबिलिटी अक्रॉस जोन्स एंड रीजन, इसका मतलब ये है कि इसकी मैंने आपको बताया था कि जब हमको बहुत ही हाई अवेलेबिलिटी और टॉल फॉलनेस चाहिए हो तो हम एक डिप्लॉयमेंट को अपने डिफरेंट रीजन्स एंड अवेलेबिलिटी में पुट करते हैं, जिसके लिए स्टेटफुल फुल तरीके से हमें सपोर्ट करता है। इसका मतलब ये है कि आप इसको डिफरेंट रीजन, डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन्स और कहीं भी डिप्लॉय कर सकते हैं, जिससे कि अगर आपके एप्लीकेशंस में वर्कलोड ज़्यादा आएगा तो वो उन 3 रीजन्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये भी एक एडवांटेज होता है स्टेटफुल वर्कलोड्स का। इसके अलावा ये क्लाउड नेटिव बैकअप सोल्यूशंस के साथ भी इंटीग्रेट कर सकता है। तो ये है हमारा एक स्टेटफुल सेट्स का ब्रीफ इंट्रो, ठीक है। इसके अलावा हम चलिए फाइनली डिस्कस कर लेते हैं कि हेल्म क्या होता है। हेल्म बेसिकली एक पैकेज मैनेजर होता है जिसकी मदद से आप टर्न्स या जितने भी कोई ऐसी एप्लीकेशंस है जिसमें बहुत ज़्यादा पैकेज की रिक्वायरमेंट होती है आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सपोज करते हैं कि मैं अगर प्रोमेथियस इंस्टॉल करना चाहता हूँ, ठीक है, जैसे जो कि हम आगे प्रैक्टिकल्स में देखने वाले हैं। अब प्रोमेथियस को इंस्टॉल करने के लिए आपको मिनिमम टू मिनिमम 5 to 6 पैकेजेस को लाना होता है। अब अगर आप इसको sudo apt इंस्टॉल फर्स्ट पैकेज देन sudo apt इंस्टॉल सेकंड पैकेज करेंगे तो आपको इसको इंस्टॉल करने में बहुत देर लग सकती है। तो हेल्म बेसिकली क्या करता है, हेल्म एक रेपोजिटरी बनाता है, मीन्स हेल्म एक रेपोजिटरी बनाता है जहाँ पे ये 6 पैकेजेस ऑटोमेटिकली वो पुल कर लेता है। देन आपको डायरेक्ट इस रेपो को इंस्टॉल करना रहता है, जो कि कुछ इस तरीके से होती है, हेल्म रेपो इंस्टॉल। एंड देन इंस्टॉल करने के बाद अगर आपको में कोई नया अपडेट आ जाता है तो उसकी जगह भी आप यहाँ पे हेल्म रेपो अपडेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हेल्म इसमें बहुत मदद करता है कि हम इन सब पैकेजेस को इंस्टॉल, अपडेट या फिर रिमूव भी कर सकते हैं। अगर हमें रिमूव भी करना है तो हम डायरेक्ट इस रेपो को डिलीट कर सकते हैं, जिससे कि हमें मदद करता है। तो हम देख लेते हैं हेल्म क्या होता है। हेल्म इज अ पैकेज मैनेजर फॉर क्यूबरनेटिस एप्लीकेशन। हम इसे क्यूबरनेटिस एप्लीकेशन के अलावा भी यूज़ कर सकते हैं और क्यूबरनेटिस के लिए भी, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसमें बेसिकली 3 एलिमेंट्स होते हैं। हेल्म चार्ट्स, हेल्म चार्ट बेसिकली टेम्पलेट होते हैं फॉर डिप्लॉइंग कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन, जैसे कि आपके पास एक क्यूबेडियम की हेल्म चार्ट हो सकता है, प्रोमेथियस का जैसे कि मैंने आपको बताया,
एक आपका ग्रेफाना का होता है। तो आपको क्या करना रहता है, आपको ये टेम्पलेट्स को पुल करना रहता है अपने लोकल पे या अपने सर्वर पे। उसके बाद उसको आपको अनपैक करना रहता है, तो वो रेपोजिटरी बन जाती है। देन उन रेपोजिटरी को आपको इंस्टॉल करना रहता है और आप अपडेट करना चाहें तो उसे अपडेट भी कर सकते हैं। तो ये होता है बेसिकली हेल्म चार्ट का मतलब, ठीक है। इसके अलावा आप सेंट्रलाइज कॉन्फ़िगरेशन पास करते हैं। आप सपोज करिए जो आपने रेपोजिटरी बनाई, ठीक है, उसमें क्यूबरनेटिस के लिए आपको तीन तीन चीज़ें मतलब असाइन करनी होंगी। सबसे पहला, कंट्रोल प्लेन के नोड्स, क्या उसकी आईपी रहेगी, क्या उसके पोर्ट्स रहेंगे। देन आप जो 2 वर्कर नोड्स बना रहे हैं उनके सारी कॉन्फ़िगरेशन। तो ये आप सब कहाँ पास करेंगे, ये आप वैल्यूज़ डॉट YAML में पास करेंगे। इसका मतलब ये है कि आप एक वैल्यूज़ डॉट YAML बनाएंगे जिसमें जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस फाइल होती हैं वो यहाँ पे पास ऑन की जाती हैं, जो कि इन्हें इनेबल्ड करती हैं ताकि ये वर्क प्रोसेस कर सके, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली वैल्यूज़ डॉट YAML फाइल का मतलब। इसके अलावा आप हेल्प में रोल बैक, वर्जनिंग एंड ईजी अपडेट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी आप रेपो इंस्टॉल करते हैं, अगर आपको उसको अपडेट करना है तो आप लिख सकते हैं हेल्म रेपो अपडेट। उसी तरीके से अगर आपने सपोज करिए अपडेट करने के बाद 5.2 वर्जन लाया, ठीक है, पर उस 5.2 वर्जन में आपको कुछ बग्स दिख रहे हैं, तो अगर आपको 5.1 वर्जन पे फिर से रोल बैक करना है तो उसके लिए भी हेल्प रेपो रोल बैक करके आप रोल बैक भी कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप इन डिप्लॉयमेंट्स को अपडेट या रोल बैक कर सकते हैं। तो ये होता है बेसिकली हेल्प का मतलब, जो कि मैं आपको आगे प्रैक्टिकल्स में दिखाऊंगा कि कैसे हम उसे इंस्टॉल करते हैं और कैसे उसकी मदद से हम बाकी एप्लीकेशंस को डाउनलोड या अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो बेस्ट प्रैक्टिसेस और सिक्योरिटी कंसिडरेशन होते हैं फॉर रेगुलर बैकअप और इन सब के लिए, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला ये है कि हमें रेगुलरली बैकअप लेते रहना चाहिए ताकि हमें रिस्टोर वैलिडेट प्रोसेस हो सके। सपोज कीजिए कि ये मेरा एक EBS वॉल्यूम है, ठीक है, और ये मेरे एक सर्वर से अटैच्ड है। अब ये मेरा सर्वर अभी तो सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये EBS से अटैच है। पर सपोज करते हैं क्योंकि ये EBS इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, इसका मतलब कि ये किसी सर्वर से अटैच होके चलेंगे। तो अगर ये सर्वर क्रैश हो जाता है तो हमारा बहुत चांसेस है कि ये EBS का हमारा सारा डेटा भी क्रैश हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं। बेसिकली हम अपने EBS का स्नैपशॉट ले सकते हैं, जो कि पॉइंट एट अ टाइम की एक मेमोरी होती है। उससे हमें क्या होगा कि जो भी अगर हमारा अगर डेटा चला भी जाता है तो हमारे स्नैपशॉट से हम उसे रिट्रीव करके किसी और सर्वर पे हम उसे पुट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक रेगुलर बैकअप का मेथड होता है। उसके अलावा हम सिक्योर कर सकते हैं सीक्रेट्स को यूजिंग क्यूबरनेटिस सीक्रेट एंड इनक्रिप्शन। इसके अलावा आप AWS सीक्रेट मैनेजर, अज्योर वॉल्ट, ये सब भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि सपोज करें आप कुछ ENVs पास कर रहे हैं, अपनी एक्सेस कीज पास कर रहे हैं AWS की, या कोई भी ऐसा कॉन्फ़िगरेशनल डेटा जो कि आप चाहते हैं आपके यूज़र या किसी अनदर पर्सन को ना दिखे, तो आप उसे सीक्रेट्स की तरफ पास ऑन कर सकते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा भी था कि क्यूबरनेटिस में जो सीक्रेट्स होते हैं वो बेस 64 इनकोडेड वे में पास ऑन किए जाते हैं। तो उसकी मदद से वो किसी और को अगर दिखते भी हैं तो वो किसी रैंडम वैल्यू, जिसकी मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसे होंगी 5A हैशटैग, जो कि उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप अपने सीक्रेट्स को छुपा भी सकते हैं। इसके अलावा वर्जन कंट्रोल सिस्टम को भी यूज़ कर सकते हैं हेल्म चार्ट की मदद से, एंड यूज़ CI/CD फॉर डिप्लॉयमेंट। इसका मतलब यही है कि आप अगर हेल्म यूज़ करते हैं तो आप रोल बैक, अपडेट्स या इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकेंगे, और इसमें बैक करने में या अपडेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और CI/CD से आप इस पूरे वे को ऑटोमेट कर सकते हैं, जो कि मॉड्यूल 6 में देखने भी वाले हैं, एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट ऑफ GitOps, जिसमें हम देखेंगे कि हम सिर्फ एक GitHub में एक पुश करेंगे। उस पुश करने के बाद हमारा जो बिल्ड होगा वो देन फिर से अपडेट होगा, हमारे जो आर्टिफैक्ट्स होंगे वो अपडेट होंगे, हमारी एक डॉकर इमेज बनेगी जो कि डॉकर हब में जाएगी। देन उस डॉकर हब की इमेज को उठ के हम क्यूबरनेटिस में लाएंगे और उसको डिफरेंट पॉड्स में डिप्लॉय करेंगे। तो ये एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट होने वाला है अगले मॉड्यूल में, तो आप उसको ज़रूर देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा उसको देखने में, ठीक है। इसके अलावा आप हम उसकी मॉनिटर्स को भी मेजर कर सकते हैं, स्टेटफुल सेट्स और परसिस्टेंट वॉल्यूम की, यूजिंग ग्रेफाना एंड प्रोमेथियस, जो कि हम आगे लेक्चर्स में देखने वाले हैं, ठीक है। तो बस इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट मॉड्यूल, क्योंकि हम नेक्स्ट मॉड्यूल में एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट देखने वाले हैं जिसको आपको करने में बहुत मजा आएगा। सो थैंक यू फॉर दिस।